राम राम जी सभी भाइयों को। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। कल मैंने एक वीडियो बनाई दिल्ली के ठग नटवरलाल पे। तो उसका एक कोई भगत था आपिया, वो बहुत नाराज़ हो गया। उसने कमेंट किया उसको कौन सी सजा हुई है, अब उसको नटवरलाल क्यों बोलते हैं। तो मुझे लगा यार कैसे कैसे भगत हैं, कैसे कैसे लोगों के भी भगत हैं जो नटवरलाल को क्रिमिनल मानने को तैयार नहीं है। फिर ना मुझे ध्यान आया, मैंने कहा आज मैं नटवरलाल की कहानी सुनाता हूँ आप लोग को। ये बात है जी 1994 के आसपास की। हाँ, 94 के आसपास की, एग्जैक्ट डेट याद नहीं। उन दिनों हम लोग यहीं महापुर गाजीपुर में रहते थे। तो दैनिक जागरण जो मुख्य अखबार था उन दिनों इस इलाके का, उसमें मोटी हेडलाइन, मतलब कितनी मोटी, जो बहुत बड़ी कोई देश में घटना घटती है तो ये इतनी मोटी हेडलाइन नहीं छपती। पूरे पेज की मोटी हेडलाइन छपी थी, नटवरलाल गिरफ्तार। हुआ क्या था कि जो चौक थाना है, जो शहर के बीचों बीच, जो जिस जगह को चौक बोला जाता है, काशी विश्वनाथ मंदिर से एक साइड में 100, 150, 200 मीटर की दूरी पे चौक है, दूसरी तरफ गोदौलिया है। चौक से गोदौलिया की दूरी होगी कोई यही 300-400 मीटर, पैदल 500 मीटर होगी। तो चौक में वो अंग्रेजों के ज़माने का बहुत पुराना थाना है। तो चौक थाने का एक सिपाही को पता नहीं, एक आदमी बूढ़ा था, एकदम नॉन डिस्क्रिप्ट सा, कोई पता नहीं उससे कुछ ऊँटू हो गई, क्या हुआ ये नहीं पता। तो वो सिपाही उसको थाने ले आया। अब थाने उसको बिठा दिया और तो पता नहीं वो कुछ बात हुई। तो वो जो आदमी था वो उस सिपाही से बोला, मुझे बंद कर दो नहीं मैं भाग जाऊंगा। मैं भाग जाऊंगा, बता रहा हूं। और था एकदम बूढ़ा। तो थानेदार साहब थे नहीं। ये एकदम एकदम एग्जैक्ट घटना बता रहा हूं जो हुई थी। तो उसने उसको हवालात में बंद कर दिया और वेट करने लगा कि जब थानेदार साहब आएंगे। तो जो भी मैटर था वो एसएचओ जो भी होता है, कोतवाल होता है, वो तो बड़े बड़ा थाना है, कोतवाली बोलते हैं जिसको। तो 2-3 घंटे से वो वहाँ हवालात में बंद था और वो जो सिपाही था वहीं वो आसपास ड्यूटी कर रहा होगा, जो भी था। तो उसने उस सिपाही को बोला, ओए इधर आ। बोले क्या बात। तो उसने पैसे वैसे दिए कुछ कि जाइए फलानी चीज़ खाने को लेके आ, मुझे भूख लगी है। तो वो ले आया, उसने खिला दिया। मतलब सिपाही इतना करते हैं, अगर आपको हवालात में भी बंद कर रखा है तो खाना पीना ये सब मिलता है, बशर्ते यू स्पेंड द मनी। तो खाना पीना खा लिया। उसने बोला आप एक अपने लिए मंगाया, एक उस सिपाही के लिए भी, शायद कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ मंगाई थी। तो बोला तेरी प्रमोशन हो जाएगी अब। तो बोला क्यों। बोला तुझे पता है तूने किसको अरेस्ट किया है। तो बोला नहीं। तो अबे मैं नटवरलाल हूँ, तुझे पता नहीं, तो ये तो प्रमोशन मिलेगी, शाबाशी मिलेगी, तू तो हेड कांस्टेबल बना देगी तेरे साहब तुझे। बोला क्यों। बोला तुझे पता ही नहीं मैं हूँ कौन। अबे मैं नटवरलाल हूँ। बोला कौन नटवरलाल। कहता अबे दुनिया का सबसे फेमस कॉनमैन, ठग ठग सम्राट नटवरलाल। तो सिपाही ने सोचा ऐसे ही कोई बुढ़ा मजे ले रहा है मेरे। एसएचओ साहब आए तो बोला था वो एक आदमी बंद कर रखा है, वो खुद को नटवरलाल बता रहा है। तो एसएचओ साहब ने भी ध्यान नहीं दिया। बोला जी वो एक बार उसको कर लो, देख लो क्या है। तो एसएचओ साहब ने बोला हाँ भाई बता क्या क्या चक्कर है। बोला जी मैं नटवरलाल हूँ। तो अब एसएचओ परेशान कि एक आदमी अपने आप को द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल इन द कंट्री, द मोस्ट डेकोरेटेड। तो उसने फ़ोटो फाटो खींच के शायद अपने
एसपी साहब को सूचित किया और वायरलेस पे कि जी एक आदमी अरेस्ट हुआ है जिसका नाम है नटवरलाल। एसपी साहब ने आगे बात की क्राइम रिकॉर्ड में, तो फ़ोटो खींच के भेजी गई। तो पटना में एक डिप्टी एसपी थे ऑन ड्यूटी सीआईडी के, उनके पास जब फ़ोटो भेजी गई तो उन्होंने फ़ोटो देते, हाँ कहते यस यही है नटवरलाल, मैं तो इसको 20 साल से ढूंढ रहा हूँ, ये तो हमारा वांटेड क्रिमिनल है बिहार का। ये फर्स्ट डे की घटनाएं हैं जब उसको अरेस्ट हुआ वो। अच्छा, अरेस्ट भी वो जानबूझ के हुआ था। वो जानबूझ के सिपाही को ऐसे उंगली से बुला के, जब जहाँ सिपाही तो उसकी चौक के आसपास ऊँट हुई थी ना, तो उसने पंगा लिया था सिपाही से। अगले दिन ये पूरी स्टोरी अखबारों में छपी थी और मैं उन दिनों बड़ा अखबारों का बड़ा फॉलोअर था, मन लगा के पढ़ता था, इसलिए मैं आपको अगले दिन फिर हम गए वहाँ, देख के आए थे नटवरलाल को। जब वहाँ से कंफर्म हो गया बिहार से, हाँ भाई वाकई नटवरलाल है ये, तो तहलका मच गया था। उस सिपाही को वाकई इनाम मिले, प्रमोशन हुई है तो पता नहीं, बड़ा उसके इंटरव्यू छपे थे एसएचओ साहब के, उसके कैसे पकड़ा गया क्या हुआ। तो लोगों ने, अच्छा पत्रकारों ने भी इंटरव्यू लिए थे, यस, मतलब 2-4 दिन बनारस में बड़ा हंगामा मचा था। तो उनसे पूछा गया कि एक बात बताओ, अगर आप नहीं बताते तो ये तो आपको सामान्य ऐसे ही छोटी मोटी हवालात में तो दुनिया भर के लोगों को पकड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, एफआईआर नहीं करते, कुछ नहीं करते। पुलिस का तो ये डर रहा होता है काम करना, 100-200 रुपये दे दो तो छोड़ देते हैं। तो आपने क्यों आखिर बता दिया इन पुलिस वालों को कि आप नटवरलाल हो? कहता जी बात यह है ना कि द लास्ट नटवरलाल 1900 आई थिंक 1979 में फरार हुआ था आखिरी बार पुलिस से, और लगभग 15-20 साल से फरार चल रहा था। और पुलिस रिकॉर्ड में तो ये पुलिस ने ये मान लिया था, भारत की पुलिस ने, कि नटवरलाल कब का मर खप गया। तो उसने बोला जी लोग नटवरलाल को भूल गए थे, इसलिए मैंने कहा चलो याद ही दिला देते हैं लोगों को। इसलिए हम तो जी खुद ही हम आ गए सामने, लोगों के सामने, मीडिया के सामने। और सर 4-6 दिन बड़ा बमचक मचा मीडिया में, खूब, मतलब इतनी कवरेज थी आप सोच नहीं सकते। खैर, तो लोगों ने एक बात और पूछी कि जी अब तो फिर आपको तो बहुत ऑलरेडी आपको इतनी जेल हो चुकी है। उस वक्त तक 100 से ज़्यादा मुकदमे थे नटवरलाल पे, और विभिन्न कोर्ट्स में उसको 113 साल की सज़ा हो चुकी थी। तो उसने कहा जी अब तो आपकी बाकी ज़िंदगी जेल में बीतेगी। उसने बोला अरे नहीं, कहते वो शोले का था ना डायलॉग, गब्बर कहता है कि ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो गब्बर सिंह को लंबे समय तक अपने अंदर बंद रख सके। तो वो तो खैर फिल्मी पात्र था। नटवरलाल सचमुच का पात्र है, जीवंत आदमी था, और सचमुच हिंदुस्तान में ऐसी जेल नहीं बनी जो नटवरलाल को लंबे समय तक जेल में रख सके। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर जब 94 में नटवरलाल पकड़ा गया तो क्या हुआ? फिर वही हुआ जो होता है सर हमेशा। क्या हुआ? हिंदुस्तान में ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो नटवरलाल को लंबे समय तक जेल में बंद रख सके। फिर मतलब भाग गए नटवरलाल जैसे हमेशा भाग जाता था वैसे फिर भाग गया। तो कैसे भाग गया मैं पहले ये बता दूं, फिर आपको नटवरलाल की पूरी स्टोरी बताऊंगा। और फिर एक बात बताऊं, असल में मैं कहानी तो सुना रहा हूं केजरीवाल की, और मेरी एक आदत है मैं किससे कहानियां सुना के मूल जो कथानक है उससे जोड़ देता हूं चीज़ें। ये मेरा स्टाइल है स्टोरी टेलिंग का। तो जब नटवरलाल गिरफ्तार हो गया बनारस में, फिर बाकायदा उसको जो है कोर्ट में पेश किया गया, और जिन जिन सजाओं में वो वांटेड था, जहाँ जहाँ से जेल तोड़ के फरार हुआ था। अच्छा, जेल तोड़ के फरार नहीं होता था, वैसे बेवकूफ़ बना के निकल जाता था। तो फिर इसको कानपुर जेल में बंद कर दिया, और जैसा कि था बहुत बूढ़ा हो चुका था,
और फिर जेल में जाके उसकी तबीयत वाकई खराब हो गई या ही मेड पीपल बिलीव दैट ही इज वेरी सिक। तो साहब नटवरलाल जी बहुत बीमार हो गए, बहुत बूढ़े हो ही गए थे, और इतने बूढ़े हो गए कि उनका चलना फिरना बंद हो गया, और 6 महीने से वो कानपुर जेल में थे, और उनको उठाना बैठाना लिटाना ले जाना ये सब साथ की कैदी करते थे। एक तो रिस्पेक्ट बहुत थी, भाई बहुत नामी क्रिमिनल था ना। अच्छा, एक और खासियत थी कि जीवन में नटवरलाल ने कभी वायलेंस नहीं की। उसके ऊपर किसी से भी जीवन में तू तड़ाक का भी आरोप नहीं है नटवरलाल। ही वॉज सिंपली अ कॉन्वेंट, लोगों को पैसे से ठगता था, पर उसने जिंदगी में कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा, कभी किसी को तू तड़ाक गाली गलौज कुछ नहीं। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, वेरी गुड एट टॉकिंग, ये तो होता ही है ठगों का। तो कानपुर जेल में बंद थे साहब, चलना फिरना बंद हो गया था। दो लोग उठा के लेटरिन ले जाते थे, बाथरूम ले जाते थे, मतलब नहलाते धुलाते थे, वहीं बैठे बैठे खाना खाते थे। फिर उनको लगा कि यार मेरे पैरों में भी थोड़ी जान बाकी है, अगर मेरा इलाज करा दो तो ही मेड एप्लीकेशंस, और वो हुआ, और अल्टीमेटली फाइनली इट वाज सैंक्शनड कि ठीक है इनको एम्स में एक बार चेकअप करा दिया जाए। कानपुर जेल ने दे एग्रीड, कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि ठीक है नटवरलाल को जो है, उसका असली नाम था मिथिलेश श्रीवास्तव, कि मिथिलेश उर्फ नटवरलाल जी का जो है एक बार आप लोग चेकअप करा दीजिए। तो साहब 2 सिपाही व्हील चेयर पे बिठा के कानपुर जेल से चले, और लखनऊ से दिल्ली एक ट्रेन चलती है गोमती एक्सप्रेस, इंटरसिटी है, सुबह मॉर्निंग में चलती है, उसमें सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट होता है। गोमती से चले तब उतरे, गए वहाँ पे एम्स में जो भी चेकअप वेकअप कराना था वो कराया, वापस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आए, और चूँकि चल फिर तो सकते नहीं थे, व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, और पिछले 6 महीने से बैठे हुए थे, सबको पता था कि अब नटवरलाल जी चल नहीं सकते। तो जो आदमी चल नहीं सकता वो दौड़ कहाँ जाएगा। तो जब वहाँ पहुँचे, कहते हैं कि पता नहीं 7 या 9 नंबर पे कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली थी, ट्रेन अभी आई नहीं थी, 1 घंटा पहले पहुँच गए थे। तो इन्होंने 100 का एक नोट दिया एक सिपाही को कि जा तू कुछ खाने को ले आ। तो एक सिपाही खाना लेने चला गया, और दूसरे सिपाही को भी ऐसे 100 का नोट दे के कुछ और मंगाने के लिए भेज दिया। और सिपाही ने सोचा कि व्हील चेयर पर बूढ़ा बैठा है, कहाँ चला जाएगा, और वो कहते हैं कि हार्डली 10 या 15 मीटर दूर ही गया था सिपाही। वो गया और उसने पीछे मुड़ के देखा बूढ़ा बैठा हुआ है। फिर वो सामान जो शायद पानी की बोतल या कुछ ऐसा ही खरीदना था, वो खरीदी, और फिर पीछे मुड़ के देखा तो बूढ़ा गायब था। डेट थी 24 जून 1996। ये भी अखबारों में मोटा मोटा छपा था कि नटवरलाल फिर भाग गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। दैट वाज द लास्ट जब जीवन में किसी ने नटवरलाल को देखा। नटवरलाल मेड होल ऑफ द सिस्टम बिलीव, उन्होंने पूरे सिस्टम को ये विश्वास दिला दिया कि नटवरलाल सचमुच इतना बूढ़ा, इतना अशक्त, इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो तो अपने से खाना भी नहीं खा सकता। यस, खाना भी लोग उसको मुंह में खिलाते थे। और ये नाटक उसने 1 साल किया, 1 साल तक वो आदमी नाटक करता रहा। कितना बड़ा एक्टर रहा होगा। और पूरी दुनिया को देखिए, कॉन मैन जितने भी हैं उनकी एक ही खासियत होती है कि वो ऐसी बात, ऐसा काम, ऐसी एक्टिंग करेगा जिस पे सारी दुनिया विश्वास कर लेगी। विश्वास अर्जित, लोगों का विश्वास अर्जित करना, यही कॉनमैन ठग की सबसे बड़ी जरूरत है। जो ठग लोगों का विश्वास नहीं जीत सकता वो कामयाबी नहीं, वो ठग ही कर ही नहीं सकता। ठगी करने के लिए आपको सामने वाले का विश्वास जीतना है।
तो कानपुर जेल में, और उस 1 साल तक जब वो जेल में बंद रहा, उसने पूरे जुडिशरी, पूरे जेल प्रशासन, अगल बगल के कैदी, पूरे सिस्टम को ये विश्वास दिला दिया कि मैं तो इतना कमज़ोर हूँ कि मैं तो चल ही नहीं सकता, जबकि साले को कुछ नहीं हुआ था। उस सिपाही का बयान आया, उसके बाद में वो बेचारे दोनों सस्पेंड हुए। यूपी पुलिस के 2 सिपाही थे। वो बोला जी मैंने देखा बुढ़ा व्हील चेयर पर बैठा था और मैंने पानी की बोतल खरीदी, उस खरीदने में शायद 5 या 10 सेकंड लगे होंगे। कहते जब मैंने बोतल ली और फिर मुड़ के देखा तो व्हीलचेयर खाली थी। सिर्फ 10 सेकंड में गायब, और फिर आज तक नहीं मिला। फिर बाद में लोग बताते हैं कि उसके ब्रदर ने क्लेम किया कि तब मुकदमे बंद कर दो, वो मर गया और हमने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया, ऐसा बोला जाता है। हालांकि अगर वो जिंदा होता तो आज की तारीख में 96 ईयर्स का होता। तो सब मैंने आपको बताया कि मैं केजरीवाल को नटवरलाल बोलता हूँ, क्योंकि आज की तारीख में उससे ज़्यादा शातिर पॉलिटिशियन, उससे बड़ा झूठ बोलने वाला, उससे बड़ा कॉनमैन, ठग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कोई राजनेता नहीं। अच्छा, ये ठग लोग जो हैं, ये ठगी करते कैसे? आपको मालूम है नटवरलाल ने अपने जीवन में हजारों लोगों को ठगा। और ठगता भी कैसे था? जिस जमाने में 100 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी ना, क्योंकि उसका जो एक्टिव जो पीरियड है, शायद उसने अपने जीवन की जो पहली ठगी है वो 1940 के आसपास की थी। 1940 में 10 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। यस, नहीं बड़ी नहीं, और भी ज़्यादा बड़ी थी। 1940 में 10 रुपये बड़े सरकारी कर्मचारियों की सैलरी होती थी। तो पहली ठगी उसने, जबकि 10 रुपये बड़ी रकम होती थी, तब 8,000 की मारी थी। उस हिसाब से उस वक्त का 8,000 जो है ना, आज का कई करोड़ रुपए हो जाएगा। रुपए का एक सिद्धांत होता है कि हर 20 साल में एक जीरो ऐड होती है उसमें, हर 20 साल में। मुद्रा का अवमूल्यन का जो सिस्टम है वो लगभग आप अंदाजा लगा लीजिए, तो हर 20 साल में एक जीरो ऐड हो जाती है। 1980 में जिनकी सैलरी 1,000 थी, 20 साल बाद 2000 में एक जीरो बढ़ा लो तो उनकी सैलरी 10,000 हो गई थी, और 2020 में उनकी सैलरी 1 लाख हो गई थी। हो गई थी कि नहीं हो गई थी? सोच के देखो, अगल बगल के सरकारी कर्मचारियों का देखो, तो 800 से 8,000 और 80,000 होना। तो उस हिसाब से उस जमाने में वो करोड़ों रुपए की ठगियां मारता था। बाकी उसके जो थे, उस लोग बताते हैं ऐसा कि उसने पता नहीं शायद 2 या 3 बार ताजमहल बेच दिया था। सचमुच बेच दिया था। एक बार तो हमारी पार्लियामेंट बेच दी थी एक अंग्रेज को, विद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि जी ये पार्लियामेंट भी आपकी और इसमें जितने एमपी बैठे हैं वो सारे भी आपके। और ये सब सच्ची घटनाएं हैं। अंग्रेजी की एक फिल्म है कैच मी इफ यू कैन, ऐसे इस टाइप की, वो लियोनार्डो डी कैप्रियो की, मैंने देखी है। उसमें भी क्या है कि वो जो बंदा है ना, वो ही इज़ अ वेरी गुड फोर्जर। फोर्जरी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाना, भेस बदलना, मास्टर ऑफ लैंग्वेजेस और सिग्नेचर्स फोर्ज करना, इन सब का मास्टर था नटवरलाल। उसकी पुरानी कहानी बताते हैं लोग कि उसके फादर, चूँकि वो रेलवे के स्टेशन मास्टर थे और पढ़ा लिखा था, उस ज़माने का बीकॉम था वो, 1940s का।
1940 में जिस आदमी ने बीकॉम करी हो तो आप उसको एजुकेटेड मानेंगे ना। एंड ही वाज द मास्टर ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस। तो वो बैंकिंग के सिस्टम को समझता था, रेलवेज के सिस्टम को समझता था, और उसने फिर तुरंत जो है ठगी जो मारनी शुरू की। रेलवे में जो ये माल बुक होता है ना, फ्रेट, इस लोगों के माल बिल्टियाँ छुड़ा लेता था, किसी का माल किसी को बेच दिया। एक बार उसने एक हफ्ते में 4 वॉच डीलर्स को ठगा, एक ही तरीके से, देश के अलग अलग कोने में। दिल्ली में गया, दिल्ली में बोला जी वो संसद का कौन सा अधिवेशन चल रहा है, मैं नॉर्थ ब्लॉक से आया हूँ, शायद पीएम ऑफिस से, और 250 वॉच घड़ियाँ चाहिए, और आप जो है वो नॉर्थ ब्लॉक में फलानी जगह मेरा ऑफिस है, वहाँ भिजवा दीजिए और मैं आपको ड्राफ्ट दे दूँगा। ना भाई, अब नॉर्थ ब्लॉक मतलब जहाँ मोदी जी का ऑफिस है। तो सेठ जी ने 250 घड़ियाँ भेज दी, नॉर्थ ब्लॉक भेजा, तो वहाँ बाकायदा नटवरलाल जी फर्स्ट क्लास वहीं घूम टहल रहे थे। उन्होंने बोला आइए आइए, घड़ियाँ ले आए बाकायदा, सूटकेस में घड़ियाँ रख के दी थी बंदे ने, एक सूटकेस अपनी तरफ से गिफ्ट किया था। 250 घड़ियाँ, सच्ची घटना है ये दिल्ली की। और फिर उसने ड्राफ्ट दे दिया। ड्राफ्ट दे दिया तो 2-3 दिन बाद बैंक से पता चला कि ये तो ड्राफ्ट फर्जी है। प्रिंट उसने खुद के प्रिंट करा रखे ड्राफ्ट, पता नहीं कितने ड्राफ्ट, चेक, चेक बुक, सब फर्जी प्रिंट कराता था। और किसी जिसके भी एक बार साइन देख लेगा उसको रिपीट कर देगा। वैसे मैं अपने जीवन में भी एक आदमी को जानता हूँ, ऐसा नाम नहीं बताऊंगा, जो किसी के भी कितने टिपिकल सिग्नेचर्स हो, एक बार देख के एक बार कोशिश करेगा, 2 बार, तीसरी बार हो बहु, मतलब चेक से पैसे कटवा ले, इतना एक्सपर्ट है। तो नॉर्थ ब्लॉक में 250 घड़ियाँ, अच्छा नॉर्थ ब्लॉक में कित कॉन्फिडेंस से घूम रहा था, किसी को शक ही नहीं हुआ कि ये नॉर्थ ब्लॉक का एम्प्लॉय नहीं है। उसी तरह फिर एक हफ्ते के अंदर 4 घड़ियों वालों को इसी तरह ठगा उसने। और सब, ये बात है 1975, 76, 77 के आसपास की, शायद जब इमरजेंसी लगी हुई थी तब की बात है ये। तो उस ज़माने में 36,000 का बिल था वो घड़ी वाले का, बड़ी महंगी घड़ियाँ थी। तो 1975 में 36,000 कितनी बड़ी रकम थी क्यों? 1975 में एक मिडिल क्लास ऑफिसर की सैलरी 700 रुपये, नहीं 700 को 500 रुपये होती थी, 450 या 500 रुपये दरोगा की, 2 स्टार वाले की सैलरी 500 रुपये होती थी। तब 36,000 की घड़ियाँ ठग ले गया था, और एक हफ्ते में 4 जगह, बाद में केस हुआ ना वो, तो वो जोड़ा गया। तो एक हफ्ते में 1,12,000 रुपये की घड़ियाँ ठगी थी उसने। खैर वो कहीं चोर बाज़ार में बेचता भी होगा ना, जो जिसको ठगने का है, जिसका सिस्टम, वो फिर चोरी का माल बेचता भी होगा। हालांकि उतने में नहीं बिका होगा, फिर भी मतलब 1.25 लाख की घड़ियाँ थी तो 25, 30, 40 हज़ार में तो बेच ही खाई होंगी अगले ना। पर वो इतना ठग था, वो औने पौने दाम में नहीं बेचता होगा, बल्कि वो तो इतना शातिर था कि 1.25 लाख की थी वो 1,30,000 में टपकाई होंगी उसने, टिकाई होंगी किसी के, इतना शातिर था। तो मैं बता रहा था कि ये जो कॉनमैन होते हैं, ये जो ठग्स होते हैं, चाहे वो नटवरलाल हमारा वाला हो, दिल्ली वाला, चाहे वो असली वाला हो, इनकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि इनका ऑरा, इनका व्यक्तित्व, इनका चरित्र जो ऊपर से दिखाई देता है, वो इतना ज़बरदस्त प्रभावशाली होता है, इतना सफाई से झूठ बोलते हैं कि सामने वाला उसको सच मान लेता है। पहली बात, सामने वाले का विश्वास अर्जित कर लेते हैं, और एक ऐसा ऑफर, एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसी डील आपको देंगे कि आपको लालच आ जाएगा। और मनुष्य का एक स्वभाव है, यदि आपके मन में भय, डर, गुस्सा या काम
सेक्स की भावना या लालच आ गया, इन चारों में से कोई एक भी आ गया तो आपकी सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि इन चारों अवस्थाओं में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो जो ठग होते हैं ना, वो एक आपको ऐसा ऑफर देते हैं कि आपको लालच आ जाता है, इतनी लुक्रेटिव डील देंगे आपको कि फिर आपको तर्क करने की, निर्णय लेने की, सोचने की, उसमें कमियां ढूंढने की क्षमता ही आपकी चली जाएगी। आपको सिर्फ हरा ही हरा दिखाई देगा, तब अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा। तो नटवरलाल के साथ यही होता था, वो लोगों को ऐसी अपनी बातों में उलझा के इतना ख्वाब दिखा देता था, इतनी जबरदस्त डील साइन करता था उनसे कि वो उसको पैसे पकड़ाते थे। और ऐसा उसने एक दो बार नहीं किया, हजारों हजारों लाखों बार किया। अच्छा, जब वो थानेदार से बात कर रहा था ना, बनारस वाले, वो पत्रकारों से बात कर रहा था, तो इतने कॉन्फिडेंस बात कर रहा था, तो वो बोले जी आप कैसे कर लेते हो? बोला यार ये नहीं पता, देखो ये जन्मजात है, ये कोई स्किल, कोई इसका कोई स्कूल नहीं होता। तो ऐसे उसने हंसी हंसी में कहा कि एक काम करो, तुम मुझे 10 मिनट के लिए छोड़ दो यहाँ पे। कहते मैं 10 मिनट के लिए इसी मार्केट में जाऊँगा, 10 मिनट के लिए, और 10-20 हज़ार रुपये ले आऊँगा, बोले करके देख लो। इतना कॉन्फिडेंस था उसे। सेम कॉन्फिडेंस, सेम कैरेक्टर्स, यही कैरेक्टरिस्टिक्स, यही सब कुछ गुण हमारे दिल्ली वाले नटवरलाल में। बेहद शातिर अंदाज में, बेहद सफाई से झूठ बोलना, भोला भाला चेहरा लेके लोगों के सामने जाना, लोगों से ये प्रेजेंट करना कि वो दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी है, दुनिया के सबको ये बताना कि उसकी तो नीयत बहुत साफ है, वो तो धर्मात्मा आदमी है, हम तो जी देश की सेवा के लिए आए हैं, हमारे से ज़्यादा ईमानदार तो इस धरती पे कोई है ही नहीं। ऐसे नाटक कर रहा है, ऐसे खुद को प्रेजेंट करना, और अपने वोटर को, अपनी जनता को, अपने लोगों को, अपनी टीम को, अपने साथियों को ऐसा डील देना कि उनकी सोचने समझने की क्षमता ही चली जाए, वो उसको भगवान मानने लगे। इसीलिए मैं इसको नटवरलाल बोलता हूँ। और एक बात मुझे एक भी विश्वास है, जैसे नटवरलाल, भारत हिंदुस्तान में कोई जेल नहीं बनी जो नटवरलाल को लंबे समय तक बंद कर सके ना। हमारा नटवरलाल भी आप देख लेना, बहुत जल्दी छूट जाएगा, कोई ना कोई प्रपंच रच लेगा, क्योंकि नटवरलाल है ना। भगवान, वो मुझे लगता है नटवरलाल जब मरा होगा ना असली वाला, तो उसकी आत्मा इसके ही बढ़ गई होगी, पिछत बढ़ी होगी। इसलिए मैं इसको नटवरलाल बोलता हूँ कि ये असली वाले नटवरलाल से भी ज़्यादा बड़ा ठग है, ज़्यादा शातिर ठग है। ही इज़ द रियल कॉनमैन। आज भारतीय राजनीति का असल नटवरलाल कोई है तो हमारे सड़जी। तो अब ये आज का था, आज का हमारा वीडियो। नटवरलाल का और बहुत सारे किस्से मैं आपको सुनाऊंगा, किस्सा गोई में सुनाऊंगा। नटवरलाल की एक बहुत फेमस जेल एस्केप है, जो मुंबई में, वो मुंबई में या पूना में शायद, वो जेल, एक बार जेल से भगा था। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है वो, मैं अगले वीडियो में किस्सा गोई में सुनाता हूँ आपको। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।